हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एस एल जाट। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे राजस्थान का इतिहास और इसमें हम मारवाड़ का इतिहास समझेंगे और उसका अभ्यास करेंगे। मारवाड़ का इतिहास। विद्यार्थियों, राजस्थान की अरावली पर्वतमाला के पश्चिम भाग को मारवाड़ के नाम से जाना जाता है। कौन सा? अरावली पर्वतमाला का पश्चिम भाग क्या कहलाता है? मारवाड़। जिसमें मुख्यतः कौन कौन सा क्षेत्र शामिल है मारवाड़ में? जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, जालोर, नागौर, पाली व आसपास। इनके आसपास का जो क्षेत्र है वह मारवाड़ में शामिल है। तो विद्यार्थियों, हम यहाँ के प्रमुख राजवंशों का संक्षिप्त अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं गुर्जर प्रतिहार। उत्तरी पश्चिमी भारत में गुर्जर प्रतिहार वंश का शासन मुख्यतः 8वीं से 10वीं सदी तक रहा। प्रारंभ में इनकी शक्ति का मुख्य केंद्र मारवाड़ था। उस समय राजपूताना का यह क्षेत्र गुर्जर प्रदेश कहलाता था। यह क्षेत्र क्या कहलाता था? गुर्जरात्रा, यानी गुर्जर प्रदेश। मारवाड़ का ये राजपूताना का ये क्षेत्र गुर्जरात्रा कहलाता था, यानी गुर्जर प्रदेश कहलाता था। गुर्जर क्षेत्र के स्वामी होने के कारण प्रतिहारों को गुर्जर प्रतिहार कहा जाने लगा था। इसी कारण तत्कालिक मंदिर स्थापत्य की प्रमुख कला शैली को गुर्जर प्रतिहार शैली की संज्ञा दी गई है। कौन सी शैली? गुर्जर प्रतिहार शैली। जो उस समय के मंदिर बने तो उसको गुर्जर प्रतिहार शैली की संज्ञा दी गई। 8वीं से 10वीं सदी तक राजस्थान के गुर्जर प्रतिहारों की तुलना में कोई प्रभावी राजपूत वंश नहीं था। इनका आधिपत्य न केवल राजस्थान के पर्याप्त भूभाग पर था, बल्कि सुदूर कन्नौज व बनारस तक भी था। इनका राज्य कहाँ तक था? कन्नौज और एवं बनारस तक। इनका कन्नौज बनारस तक शासन था। राजस्थान में गुर्जर प्रतिहारों की 2 शाखाओं का अस्तित्व था। गुर्जर प्रतिहारों की 2 शाखाएं। कौन कौन सी शाखाएं थी? मंडोर शाखा और बीनमाल, यानी जालोर शाखा। तो ये
गुर्जर प्रतिहारों की दो शाखाएं थी, मंडोर शाखा और बीनमाल यानी जालोर शाखा। राजस्थान में गुर्जर प्रतिहारों की प्रारंभिक राजधानी मंडोर यानी जोधपुर थी। गुर्जर प्रतिहारों की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? मंडोर। कहाँ पे? जोधपुर। प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम ने 8वीं शताब्दी में बीनमाल पर अधिकार कर उसे अपनी राजधानी बनाया। किसने? नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम ने 8वीं शताब्दी में बीनमाल पर अधिकार। तो 8वीं शताब्दी में बीनमाल पर अधिकार किया। किसने? नागभट्ट प्रथम ने, और अपनी राजधानी बनाया। बीनमाल को राजधानी बनाया। गटियाला शिलालेख के अनुसार नागभट्ट प्रथम ने राज्य की सीमा का विस्तार कर मेड़ांतक मेड़ता को अपनी राजधानी बनाया। बाद में उन्होंने उज्जैन को अपने अधिकार में कर लिया एवं उज्जैन इनकी शक्ति का प्रमुख केंद्र हो गया। नागभट्ट प्रथम के उत्तराधिकारी कुकुक एवं देवराज थे, परंतु इनका शासनकाल महत्वपूर्ण नहीं था। इसके साथ ही हम अध्ययन करते हैं वत्सराज के बारे में। वत्सराज 778 से 805 इनका शासनकाल रहा। देवराज का पुत्र वत्सराज गुर्जर प्रतिहार वंश का प्रतापी शासक हुआ। उसने मांडी वंश को पराजित किया तथा बंगाल के धर्मपाल को भी पराजित किया। वत्सराज को रणहस्तीन कहा गया है। ये किसका पुत्र था? देवराज का पुत्र। और इसे क्या कहा जाता है? इसे रणहस्तीन कहा गया है। वत्सराज को रणहस्तीन कहा गया है। इसके बाद हम अध्ययन करते हैं वत्सराज के बाद नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय के बारे में अध्ययन करते हैं। 805 से 833 वत्सराज का उत्तराधिकारी उसका पुत्र नागभट्ट द्वितीय था, जो 805 में गद्दी पर बैठा। उसने 816 ईस्वी में कन्नौज पर आक्रमण कर चक्रायुद्ध धर्मपाल द्वारा नामजद शासक को पराजित किया तथा कन्नौज को प्रतिहार वंश की राजधानी बनाया। कन्नौज को प्रतिहार वंश की राजधानी बनाया। किसने? नागभट्ट द्वितीय ने। कन्नौज को प्रतिहार वंश की
राजधानी बनाया तथा 100 वर्षों से चले आ रहे त्रिपक्षीय संघर्ष कन्नौज नगर पर अधिकार हेतु 100 वर्षों तक गुर्जर प्रतिहारों, बंगाल के पालों एवं दक्षिण राष्ट्रकूटों के मध्य अनवरत संघर्ष को समाप्त किया। किसको? त्रिपक्षीय संघर्ष को समाप्त किया। त्रिपक्षीय संघर्ष को समाप्त किया। त्रिपक्षीय संघर्ष किन किन के मध्य था? कन्नौज नगर पर अधिकार हेतु 100 वर्षों तक गुर्जर प्रतिहारों, बंगाल के पालों एवं दक्षिण राष्ट्रकूटों के मध्य दक्षिण राष्ट्रकूटों के मध्य अनवरत संघर्ष यानी लगातार चलने वाला संघर्ष ये था त्रिपक्षीय संघर्ष, जिसे नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज को प्रतिहार वंश की राजधानी बनाया और उसके बाद में यह संघर्ष समाप्त किया। उसने बंगाल के पाल शासक धर्मपाल को पराजित कर मुंगेर पर अधिकार कर लिया। उसके समय प्रतिहार उत्तरी भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य बन चुका था। नागभट्ट द्वितीय के समय नागभट्ट द्वितीय ने अरब आक्रमणों को रोके रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसने सन 833 ईस्वी में गंगा में जल समाधि ली। कब? 833 में गंगा में जल समाधि ली और नागभट्ट द्वितीय के बाद उसके पुत्र रामभद्र ने 833 ईस्वी में शासन की बागडोर संभाली। नागभट्ट द्वितीय के बाद उसके पुत्र रामभद्र ने 833 में शासन संभाला। इसके बाद में हम अध्ययन करते हैं मिहिर भोज। नागभट्ट द्वितीय के बाद में मिहिर भोज के बारे में हम अध्ययन करते हैं। 836 से 885। अब रामभद्र जो था, रामभद्र के उत्तराधिकारी थे मिहिर भोज, या इसे मिहिर के नाम से जानते हैं, के शासनकाल में प्रतिहारों की शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची। उसने बुंदेलखंड तक अपने वंश का राज्य पुनः स्थापित किया। इसका शासन पूर्वी पंजाब, अधिकांश राजपूताना, उत्तर प्रदेश का अधिकांश भाग, मालवा, सौराष्ट्र एवं ग्वालियर तक विस्तृत हो गया था। अरब यात्री सुलेमान ने 851 ईस्वी में मिहिर भोज के कुशल प्रशासन एवं शक्तिशाली सेना की प्रशंसा की है। किसने? अरब यात्री।
अरब यात्री कौन था? सुलेमान। 851 और इसके मीर भोज के कुशल प्रशासन एवं शक्तिशाली सेना की प्रशंसा की। राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने मिहिर भोज के दक्षिणी क्षेत्रों में विजय अभियान पर रोक लगाई, परंतु बाद में भोज ने राष्ट्रकूट शासक कृष्णा तृतीय को पराजित कर मालवा पर अधिकार कर लिया। मिहिर भोज ने आदिवराह, प्रभास आदि विरुद्ध धारण किए। कौन कौन से नाम धारण किए इसने? आदिवराह, प्रभास, ये नाम धारण किए। मिहिर भोज के बाद में हम अध्ययन करते हैं महेंद्रपाल प्रथम। महेंद्रपाल प्रथम 885 से 910। मिहिर भोज के बाद उसका पुत्र महेंद्रपाल प्रथम शासक बना। उसके दरबारी साहित्यकार राजशेखर ने कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, बाल रामायण, बाल भारत आदि ग्रंथों की रचना की। उसने अपने ग्रंथों में महेंद्रपाल को निर्भय नरेश कहा। इसे क्या कहा? निर्भय नरेश। कौन था? किसने कहा? महेंद्रपाल का दरबारी साहित्यकार। और दरबारी साहित्यकार कौन था? राजशेखर। इसने कौन कौन से ग्रंथों की रचना की? कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, बाल रामायण, बाल भारत, आदि ग्रंथों की रचना की महेंद्रपाल प्रथम के दरबारी साहित्यकार राजशेखर ने। इसके बाद में हम पढ़ते हैं महिपाल के बारे में। जिनका शासनकाल 912 से 944 तक रहा। महेंद्रपाल प्रथम के बाद महिपाल ने शासन की बागडोर संभाली। तब तक राष्ट्रकूट नरेश इंद्र तृतीय ने प्रतिहारों को हराकर कन्नौज को नष्ट कर दिया। उसके समय अरब यात्री अल मसूदी उसके राज्य में यात्रा पर आया था। कौन आया था? अरब यात्री अल मसूदी, ये महिपाल के समय में आया था। और सुलेमान मिहिर भोज के समय में आया था। तो महिपाल के समय अल मसूदी उसके राज्य में यात्रा पर आया था। अंतिम प्रतिहार शासकों में एक शासक राज्यपाल था, जिसके शासनकाल में सन 1018 ईस्वी में महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया। 11वीं सदी के पूर्वार्ध में गढ़वालों ने कन्नौज पर अधिकार किया, अपना शासन स्थापित किया। सन 1036 ईस्वी में ईस्वी के एक अभिलेख में उल्लेखित यशपाल देव संभवतः अंतिम गुर्जर प्रतिहार शासक था।
प्रारंभिक प्रतिहार शासकों की जानकारी भोज प्रतिहार की, ग्वालियर प्रशस्ति, उद्योतन सूरी रचित कुवलय माला, पुरातन प्रबंध संग्रह एवं हरिवंश पुराण में मिलती हैं। तो ये था गुर्जर प्रतिहार के बारे में। अब थोड़ा हम आबू के परमार के बारे में पढ़ लेते हैं और उसके बाद में हम राठौड़ वंश के बारे में पढ़ेंगे। आबू के परमार। तो आज की क्लास में हम आबू के परमार के बारे में और पढ़ लेते हैं और अगली क्लास में हम राठौड़ वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। परमार वंश का शासन राजस्थान में आबू एवं उसके आसपास के क्षेत्रों पर था। परमारों का शासन कहाँ था? आबू एवं आसपास का क्षेत्र। इस वंश का मूल पुरुष धूमराज था। मूल पुरुष कौन था? धूमराज। इसी वंश के राजा धुंधक ने आबू का दंडपति महाजन विमल शाह को बनाया, जिसने दिलवाड़ा के प्रसिद्ध आदिनाथ जैन मंदिर विमल शाही का निर्माण 1031 ईस्वी में करवाया। इनका शिल्पी कीर्तिधर था। यानी परमार जो वंश था आबू का, इस वंश के राजा धुंधक ने आबू का दंडपति किसे बनाया? महाजन विमल शाह को। महाजन विमल शाह को बनाया। जिसने विमल शाह ने दिलवाड़ा के प्रसिद्ध आदिनाथ जैन मंदिर आदिनाथ जैन मंदिर, जिसे विमल शाही भी कहते हैं, का निर्माण कब करवाया? 1031 ईस्वी में। और शिल्पी कौन था? शिल्पी था कीर्तिधर। आदिनाथ जैन मंदिर ये कहाँ है? दिलवाड़ा। दिलवाड़ा के प्रसिद्ध आदिनाथ जैन मंदिर विमल शाही ने बनवाया। तो इस प्रकार से दिलवाड़ा के प्रसिद्ध आदिनाथ जैन मंदिर का निर्माण 1031 में शिल्पी कीर्तिधर के द्वारा महाजन विमल शाह ने बनाए। आबू के अलावा जालोर, वागड़ तथा मालवा पर भी परमारों के शासन का उल्लेख मिलता है। वागड़ में इनकी राजधानी आर्थुणा थी। वागड़ में राजधानी कहाँ थी? वागड़ में आर्थुणा इनकी राजधानी थी। मालवा का राजा भोज परमार एक प्रतापी शासक हुआ है, जिसने स्वयं अनेक ग्रंथों की रचना की एवं साहित्य एवं संगीत के उत्थान में योगदान दिया। 13वीं सदी के अंत तक परमार शासन का अंत हो गया था। मालवा का राजा कौन था? मालवा का राजा
भोज परमार। मालवा का राजा भोज परमार ये एक प्रतापी शासक हुआ और इसने स्वयं ने अनेक ग्रंथों की रचना की एवं साहित्य एवं संगीत के उत्थान में योगदान दिया। 13वीं सदी के अंत तक परमार शासन का अंत हो गया। तो इस प्रकार से हमने आज की क्लास में गुर्जर प्रतिहार और आबू के परमार के बारे में अध्ययन किया। अगली क्लास में हम राठौड़ वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन और नोटिफिकेशन के लिए दबाइए और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक विद्यार्थियों मित्रों तक शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।